नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इतिहास से संबंधित प्रत्येक दिन हम लोग 2 सेशन को करते हैं। पहला सेशन जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी देखते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थात ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास होती है। और जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों इतिहास के तीनों पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अर्थात लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इतिहास के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में और एक क्रम से। ठीक है, यहाँ पे आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पार्ट को दोस्तों पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरी इतिहास के नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के लाइव स्टडी इलाहाबाद सर्च करेंगे तो वहाँ से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कुछ इस प्रकार का सरफेस आएगा वहाँ पे इतिहास कॉन्सेप्ट क्लासेस, और एडमिशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। चूंकि नया बैच है तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए आप लोग। तो एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये रखी गई है। तो एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई भी समस्या आती है या आपको अगर जो कोई भी इंक्वायरी है, तो ये नीचे नंबर दिया गया है 9415 863 873। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो ईमानदारी से आप हमारे साथ 1 घंटे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते रहे और 1 घंटे एप्लीकेशन पे रोज पढ़ते रहे ना दोस्तों, तो आपका एग्जाम आते आते सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और अपने सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बताइए कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इतिहास का जो आरंभिक काल है, मतलब जहां से हम लोग इतिहास बेसिकली पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है। सोनी शर्मा जी गुड इवनिंग, कल्पना द्विवेदी जी गुड इवनिंग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, और सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। विक्रम सिंह पटेल जी बोलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए रविंद्र कुमार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उत्तर आप लोग का आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जितने लोग भी पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पूरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं जिससे ये पता चल पाए कि इस काल के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। और पूरा पाषाण काल के को कितने भागों में बेसिकली हम दोस्तों बांटते हैं, जलवायु परिवर्तन के आधार पे पूरा पाषाण काल के लोगों को, पाषाण काल के लोगों को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे, जो हथियार बनते थे, वो पत्थरों के, ठीक है। लेकिन ये कैसे पत्थर होते थे? ये नदियों में गिरे हुए पत्थर होते थे, और नदियों के बहाव के कारण ये क्या होते थे, पत्थर कट जाते थे और नुकीला भाग ले लेते थे। तो इसी नुकीले भाग को अलग अलग तरीके से क्या करते थे दोस्तों, ये लोग तैयार करते थे और उसको हथियार बनाते थे। उसके बाद पूरा पाषाण के काल बाद जब मध्य पाषाण काल आने लगा, तो पत्थरों को काट करके छोटे छोटे औजार बनाने लगे मध्य पाषाण कालीन लोग। और दोस्तों लास्ट में जब नव पाषाण की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा विकसित औजार देखने को मिलते हैं पत्थरों से बने। तो जितने लोग भी यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पत्थर जो नदियों में गिरे रहते थे, पानी के बहाव के कारण वो कट जाते थे, नुकीले और धारदार वो आकार ले लेते थे, और उन्हीं का इस्तेमाल ये लोग क्या करते थे, शिकार के लिए करते थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि थोड़ा सा विकास हुआ, ये छोटे छोटे हस्त कुठार टाइप के क्या करने लगे, ये औजार बनाने लगे। और नव पाषाण काल में तो औजारों का विकसित रूप देखने को मिला। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा
ये बता दीजिए कि भीमबेटका की जो गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। छोटा सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और ये प्रागैतिहासिक कला का क्या देता है दोस्तों, हमें परिचय देता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा सेशन को आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, सोनी शर्मा जी, मीनू यादव जी, ठीक है, आदित्य जी, कल्पना द्विवेदी जी, रमेश जी, अंबिका जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। धीरेन्द्र कुमार जी, राकेश गुप्ता जी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर है भाई? देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस काल अर्थात युग में पत्थरों के औजार सबसे पहले पाए गए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? तो वही बात मैं आप लोगों से फिर बोलूंगा कि पत्थरों के औजार पाए गए कहाँ? पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, और जो पहला दोस्तों चरण था, जो कितना 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक चला, उसी में पत्थरों के औजार सबसे पहले देखे जाते हैं। फोबोस और पैबोस नाम के 2 प्रकार के औजार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और गलतियां भी बहुत होती है। प्रश्न जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन गलतियां भी बहुत होती हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों इतने लोग देख रहे हैं, लाइक करने में क्या जाता है, क्लास आपके लिए ही हो रही है ना। एक लाइक कर देंगे तो आप ही की क्लास है, ये आपकी ही है ना क्लास, तो आपके क्लास की रेपुटेशन बन जाएगी, क्योंकि आपके लिए ही तो क्लास हो रहा है ना। तो एक लाइक शेयर करने में क्या जाता है, एक लाइक शेयर करिए, निवेदन है सभी लोगों से। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। ये छोटा सा प्रश्न हो गया, बच्चों वाला प्रश्न आ गया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी में लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है दोस्तों, वहां से हमको क्या अवशेष मिलते हैं? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बी ही तो सभी लोग कर रहे हैं ना। अगर जो बी सभी लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए बिल्कुल ठीक है। और नृत्य करती हुई बालिका के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, किस नगर से मिलते हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए बंदरगाह कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? इजी सा प्रश्न है भाई। चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो लोथल, और लोथल की स्थिति वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये अहमदाबाद जो गुजरात है, गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये लोथल कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है दोस्तों। और यहीं से बंदरगाह, ऐसा साक्ष्य मिलता है कि लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, तो बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? चमड़े की प्रतीक मुद्रा, ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया बताइए? चलिए बिल्कुल ठीक है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया? चलिए ठीक है, चमड़े की प्रतीक मुद्रा की बात बोल रहा है दोस्तों, चमड़े की मुद्रा की बात बोल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। शीशे की मुद्रा सातवाहन, ठीक है, सोने चांदी की मुद्रा गुप्त और मौर्य, याद आ रहे होंगे आपको। लेकिन अब चमड़े का के प्रतीक मुद्रा को किसने प्रारंभ करवा दिया? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। तो जितने लोग भी तुगलक की बात बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? चलिए बताइए, मनियारों का राजकुमार। ठीक है, ठीक है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों,
और ऐसे प्रश्न देखिए आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, बिना प्रैक्टिस किए ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। तो मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ठीक है, सती प्रथा रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने रोकने का प्रयास किया था, बेसिकली यहाँ से पूछ रहा है। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा, जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। तो ऋग्वैदिक काल जो था ना, वहां पे सती प्रथा तो विद्यमान थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि एक जो औरत होती थी, वो बस जाती थी और चिता पे लेटती थी। लेकिन जो उसके रिश्तेदार वाले होते थे और परिवार वाले होते थे, वो कहते थे कि नहीं तुम लौट आओ, तो वो लौट भी आती थी। तो सती प्रथा दोस्तों एक तरीके से ऋग्वैदिक काल में था, तो लेकिन अलग रूप में था। लेकिन यही जब ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जो 1000 से 500 ईसा पूर्व या 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा को अनिवार्य कर दिया गया कि अगर जो किसी स्त्री का पुरुष की मृत्यु हो जाती है, अगर जो किसी स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा कि पति के चिता पे जल के अपनी जान देनी होगी। ठीक है, तो इन्हीं सारी कुरीतियों की वजह से दोस्तों बाद में चल के बहुत सारे नए नए धर्मों का आविर्भाव हुआ। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों, यह सती प्रथा को रोकने में मतलब बहुत ही सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। और इसने ये दोस्तों इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये होली पर्व में हिंदुओं के साथ क्या करता था, ये होली खेलता था, अर्थात होली पर्व में ये भाग लेता था। तो एक ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? चलिए भाई, तुगलक के बाद कौन सा वंश शासन में आता है बताइए। बिल्कुल ठीक है, तुगलक के बाद कौन सा वंश आता है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा तुगलक वंश के बाद? क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? कमेंट नहीं दिख रहा है क्या सर? नहीं, मीनू यादव जी कमेंट दिख रहा है, क्या हुआ? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि भारत तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात करें, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला जो चौथा वंश था, उसका नाम था क्या? सैयद वंश। और सैयद वंश ही दोस्तों तुगलक वंश के बाद आता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? चलिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? पहला तो गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 में किया था। लेकिन अब ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? चलिए भाई बताइए, अंतिम वंश कौन था बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर लोधी वंश की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी लोधी वंश की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था भैया? वो था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वो हुआ इब्राहिम लोधी। तो दोनों याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था, वो था लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था।
और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक, चलिए कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? चलिए दोस्तों, बस आप क्लास को सिंसियरिटी से देखते रहिए, ये सारी चीजें आपको कुछ दिनों कुछ महीने में पूरी रट जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आराम आराम से सेशन को ज्वाइन करिए, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, नहीं अगर जो आ रहा है तो सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अभी तो मैं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा नीचे ही रखा हूँ, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब और थोड़े से सेशन टफ होते चले जाएंगे। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कासिम बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी कासिम बाजार की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1651 में मुगल द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली? तो वो था दोस्तों कासिम बाजार। ठीक है, तो कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला दोस्तों? अधिकार मिला कि वहां पे वो कंपनी स्थापित कर सकती है। चलिए आगे मूव करेंगे कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही अनुक्रम कौन सा है? चलिए भैया एक क्रम से सजाइए। ठीक है, कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किए, उसके बाद और फिर लास्ट में कहाँ पे स्थापित किए? चलिए बताइए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले सूरत में। ठीक है, कब स्थापित किए? 1613 में। उसके बाद दोस्तों मद्रास। ठीक है, मद्रास यहाँ पे कब स्थापित हुआ दोस्तों 1639 को, मतलब 1639 को। उसके बाद दोस्तों बम्बई की बात आती है। ठीक है, बम्बई ये कब आता है भैया? 1687 ईस्वी को। और उसके बाद दोस्तों कोलकाता में दोस्तों आता है 1698 को। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले सूरत में कब? 1613 में। उसके बाद मद्रास में 1639 में। उसके बाद बम्बई में इट मीन्स की 1687 में और 1687 में। और लास्ट में दोस्तों कलकत्ता में 1698 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे मूव करेंगे कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को इसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था बताइए। ठीक है, ठीक है, कौन राजकुमारी थी भैया? किससे विवाह हुआ था? कैथरीन से हुआ था ना, कैथरीन से हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि 1661 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय, इनका जो विवाह हुआ था ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को क्या हुआ दोस्तों कि दहेज में पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई दहेज के रूप में मिला। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग को उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाद में चल के दोस्तों क्या हुआ कि इसी मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न कुछ नहीं है लेकिन फिर भी गलतियां होती है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया? चलिए भाई बताइए, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों चीजों को देखेंगे पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो चीजें नहीं याद रहेंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कैसे लंबे समय तक याद रहे। देखिए रास्ता जो होता है ना वो याद करने की जरूरत बस एक ही बार पड़ती है।
उसके बाद क्या होता है ना कि जब रास्ते से आप ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं ना, तो रास्ते को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज़ करिए कि अगर जो आप कहीं नए स्थान पे गए हैं, तो पहली दूसरी बार तो आपको आपके घर से मार्केट में जाने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। लेकिन 2-3 बार के बाद क्या होता है ना कि आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। आपको रास्ता याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जितनी बार क्वेश्चन से होकर के आप गुज़रेंगे, उतनी बार ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली तैयार होती चली जाएँगी। वैसे बस एक कंडीशन है कि पेशेंसफुली 1 घंटे की पूरी क्लास आप जॉइन करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, वास्को डी गामा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहाँ पे पहुंचा था दोस्तों? कालीकट पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पे क्या कहलाते थे? ठीक है, तो जो लोग ये सूती कपड़े ले जाते थे, उसको यूरोप में ले जाके वो लोग क्या बोलते थे बताना है आपको। यहाँ पे तो सूती बोला जाता था, तो वहां पे क्या क्या बोला जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी कैलिको बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको इसको क्या बोलते थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो बोलते थे, इसे कैलिको बोलते थे। तो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि गुजरात का शासक बहादुर शाह जिसके साथ संघर्ष में मारा गया। एक गुजरात का शासक हुआ जिसका नाम था बहादुर शाह। ये किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है। ठीक है, तो देखिए, गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। ये दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा क्या कर दिया गया? मार दिया गया। कब मार दिया गया? ये मार दिया गया 1537 में। ठीक है, ये क्या कर रहा था कि इनके बंदरगाहों का निरीक्षण कर रहा था, और वहीं पे दोस्तों क्या किया गया? बहादुर शाह को मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में कौन से फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? ठीक है, देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो आसाम के किसान थे, उनसे कहा कि आप इसी पर्टिकुलर को क्या करिए, इसी पर्टिकुलर फसल को उगाइए और कोई फसल ना उगाइए। ठीक है, मतलब फोर्सफुली कहते थे कि आपको यही फसल उगाना है। कौन सा फसल था भाई बताइए? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों 2 बातें याद रखिएगा कि बंगाल के कृषकों को मजबूर करते थे अंग्रेज जूट उगाने के लिए कि आप जूट का उत्पादन करो। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें अगर जो आसाम के किसानों की, तो अंग्रेज जो थे आसाम के किसानों को कहते थे कि तुम चाय का ही केवल उत्पादन करो। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इनकी जो भूमि थी, आसाम की जो भूमि थी, वो चाय के लिए ज्यादा ठीक थी। बंगाल की जो भूमि थी, वो जूट के लिए ज्यादा ठीक थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? छोटा सा प्रश्न है भाई, बच्चों वाला है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए।
देखिए, एक अंग्रेज आथर हुए जिनका नाम क्या था, वेलेटाइन सिरोल, ठीक है, वेलेटाइन सिरोल एक अंग्रेजी आथर हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी, अनरेस्ट इंडियन, ठीक है, सॉरी इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। अब तो ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, ठीक है। चलिए, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कभी कभी पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, तो वो संबंधित है खान अब्दुल गफार खां। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। चलिए बताइए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए थोड़ा सा क्लास को। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, बताइए, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, चलिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी यंग इंडिया की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। तो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, नील दर्पण। चलिए भाई बताइए, नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसने लिखा था, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था, दीन बंधु के द्वारा लिखा गया था, दीन बंधु के द्वारा लिखा गया था क्या, नील दर्पण। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया भाई, तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो कौन किया, मधुसूदन दत्त ने किया। तो जितने लोग भी मधुसूदन दत्त की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि नील दर्पण एक उपन्यास है जिसको किसके द्वारा लिखा गया था, दीन बंधु के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इस नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, वो किया था मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है भाई। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, आप सभी लोग को पता है। इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछा जाता है कि ये बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो इसलिए मिला था ताकि इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। और जो गीतांजलि है दोस्तों वो बेसिकली है क्या, बताइए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गीतांजलि का अर्थ जानते हैं दोस्तों क्या होता है, गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों का उपहार। और ये किस भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी बांग्ला भाषा में। और ये जो है ना ये कविताओं का संग्रह है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है ये कविताओं का संग्रह है। किस भाषा में लिखा गया, बांग्ला भाषा में लिखा गया। और इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज का पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, कि 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो अब ये प्रश्न पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है और ये प्रश्न आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। आधुनिक भारत के अंतर्गत ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई,
चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? डी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, डी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। साइमन कमीशन, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि 1928 में भारत में आए उस साइमन कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि साइमन कमीशन कब आया था भारत में? वो आया था 1928 में, और इसका विरोध इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें जो मेंबर बन के आए थे उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन का इसीलिए क्या हुआ था दोस्तों? विरोध भी हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? अब देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यहाँ तो लगेंगे कि छोटे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर देखिए और वो बताइए कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, अगर जो आप यहाँ पे गलतियों को करके सीख लेंगे ना, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होगा, है ना? यहाँ पे गलत कर लेंगे फिर एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है, नेहा जायसवाल जी। चलिए, विक्रम सिंह पटेल जी, श्याम सुंदर यादव जी, कल्पना द्विवेदी जी, मीनू यादव जी, आदिति जी, रविंद्र सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए आदिति जी, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग बी, सी, ठीक है, बी होना चाहिए यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अर्थात भारत सेवक समाज। अभी इंग्लिश टर्म दिया होता तो आप बहुत आसानी से इसको सही कर चुके होते, लेकिन यहाँ पे हिंदी टर्म दे दिया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अर्थात भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? चलिए बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गुजरात में जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना गांधी जी ने कब किया था? बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक दशाएं कब से प्रारंभ होती हैं? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आते हैं? 1915 में। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लेते हैं? बिहार के चंपारण में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। 1917 में जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1917 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया था गांधी जी ने, कब किया था? 1917 में किया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो आप हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, एक क्रम में सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न। ठीक है, एक क्रम से पढ़ाए जा रहे हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, डाउनलोड कर लीजिए। वहां से जाइए, आपको इतिहास कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के आ रहा होगा, वहां से कोर्स को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या है या आप नहीं वहां पे परचेज कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। चलिए, कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सबसे पहले दोस्तों कलकत्ता में कब? 1862 में। उसके बाद दोस्तों मद्रास की बात करें तो मद्रास में 1862 में ही, लेकिन ये जो आया था दोस्तों ये 1 जुलाई में आया था, 1 जुलाई। और ये जो दूसरा आया था दोस्तों ये 14 अगस्त को आया था, 14 अगस्त को आया था। और ये जो बंबई की बात करें दोस्तों तो बंबई में कब आया था? 15 अगस्त को आया था, 15 अगस्त
62 को। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था, तो बी बिल्कुल ठीक है। अगला, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, बताइए। चलिए, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, चलिए भाई बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य सेन, तो जितने लोग भी सूर्य सेन की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसे उस टाइम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते थे, प्यार से इन्हें क्या बोलते थे, मास्टर दा बोलते थे। ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, तो सूर्य सेन के नेतृत्व में बोला गया था। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया गया था, चलिए इजी सा प्रश्न बताइए। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि 1930 में साबरमती आश्रम के से 78 सहयोगियों के साथ ये पैदल चल करके लगभग 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा को इन्होंने तय किया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कहां से, ये दांडी से। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, चलिए ऐसे प्रश्न दोस्तों देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जितने भी आ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो अब ये आप बताइए कि जो महात्मा गांधी जी थे वो खादी को किसका प्रतीक मानते थे, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर होगा, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, आर्थिक स्वतंत्रता का। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, एक क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। चलिए भाई क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, चलिए साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो 1928 है कि नहीं, 1928। उसके बाद दोस्तों बात करें दांडी यात्रा तो ये 1930। पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता की बात करें दोस्तों तो 1931। गांधी इरविन समझौता 1932। तो फिर क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, पहले नंबर पे दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा और फिर लास्ट में तीसरा आएगा। तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सुमेलित आपको कराना है और बताना कि किसके बीच सही मेल है। चलिए भाई बताइए। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन ये तो गांधी जी के द्वारा चलवाया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या मतलब है। स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर इसके थोड़ी पार्ट थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसकी बात अगर जो करें भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो ये दोस्तों इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व कौन करता था दोस्तों,
सुभाष चंद्र बोस जी करते थे। अगला प्रश्न कि 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये प्रश्न पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में बनते हैं, है ना। और दोस्तों थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, मतलब इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम रहती है। निवेदन है थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई कि 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए की तरफ यहाँ पे जितने लोग भी जा रहे हैं कि बंगाल और पंजाब में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल थे इसके कोई भी सदस्य क्या थे? कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हटाकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, इनका मतभेद हुआ और ये फिर कांग्रेस पार्टी से क्या कर लिए, किनारा कर लिए अपने आप को। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हटाकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पट्टया सीतारामैया की बात कर रहे हैं, तो जितने लोग भी पट्टया सीतारामैया की बात बोल रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पट्टाभी सीतारामैया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो लिया था दोस्तों उसके अंतर्गत 1939 में उन्होंने कांग्रेस पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और फिर सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, वो अपना अलग ही एक रास्ता निर्धारित कर लिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न रहा कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चलिए बताइए, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बात है जो ठीक नहीं है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि इसकी जो अवधारणा है इस प्रश्न की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमूमन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। देखिए महात्मा ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत नहीं की। नहीं, गांधी जी ने ये कहा था कि जो राजनीति है ना, जो धर्म है ना, वो भी राजनीति का पार्ट होना चाहिए। राजनीति और धर्म ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो उन्होंने राजनीति में धर्म को समावेश करने की वकालत की थी, न कि अलग रखने की। ठीक है, तो राजनीति में धर्म को समाहित करने की अवधारणा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, न कि राजनीति को धर्म से अलग रखने की अवधारणा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था? अकबर के द्वारा कौन से किले का निर्माण बेसिकली नहीं करवाया गया था, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए, अकबर के द्वारा कौन से किले का निर्माण नहीं करवाया गया था? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जो दिल्ली का किला है या जो आगरे का मोती मस्जिद है, इसका जो निर्माण करवाया गया, ये करवाया गया था दोस्तों शाहजहां के द्वारा। ठीक है, दिल्ली का किला हो गया या आगरे का जो मोती मस्जिद है, इसका जो निर्माण करवाया गया था ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ये अकबर के द्वारा नहीं करवाया गया था। तो अकबर के द्वारा किसका किसका निर्माण करवाया गया था? आगरे के किले का निर्माण करवाया गया था, लाहौर के किले का निर्माण करवाया गया था, इलाहाबाद के किले का भी निर्माण करवाया गया था।
लेकिन जो दिल्ली का किला है और जो दोस्तों आगरे का मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि खिरजाबाद किस नगर का नाम है? चलिए बताइए। ठीक है, खिरजाबाद किस नगर का नाम है? ठीक, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए और लाइक तो जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए खिरजाबाद किस नगर का नाम है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों चित्तौड़ पे क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। और जब इसने चित्तौड़ को जीत लिया तो इसी के बाद चित्तौड़ का नाम इसने खिरजाबाद रख दिया और खिरजाबाद को अपने पुत्र खिरज खा को सौंप करके ये क्या हुआ? ये दिल्ली लौट गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था। चलिए भाई बताइए कि हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे भाई? बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, ये हुसैन शाह देखिएगा दोस्तों बंगाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ये भी सेपरेटली प्रश्न पूछता है कि हुसैन शाह कहाँ का शासक था, तो ये बंगाल का शासक था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था आपको बेसिकली बताना है। तो जितने लोग भी मालाधार बसु की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मालाधार बसु दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा हुसैन शाह कहाँ का शासक था? ये बंगाल का दोस्तों शासक था। ठीक है, और इसके काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ था और किसने किया था? मालाधार बसु के द्वारा हुआ था। अगला, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता थे, देवता हैं। वारकरी एक संप्रदाय है, इसके देवता हैं कौन कौन? इसके देवता हैं भाई, चलिए बताइए। ठीक है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। और दोस्तों देखिए 6 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ, 6 बजे एकदम आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 6:02-3 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, 6 बजे एक्यूरेट आप जुड़ जाइए। दोस्तों कुछ दिन बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए ना, आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेंगी। ये सारी चीजें बहुत बार आएंगी और ये ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाएंगे। बशर्ते आपको 1 घंटे एटलीस्ट कम से कम मुझे शाम को 6 बजे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और क्लास आपकी प्रत्येक दिन चलती है। चलिए बताइए कि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं कौन है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। विठल नाथ कहीं कहीं पे आता है, यहाँ पे केवल विठल दिया है तो बिल्कुल ठीक है, विठल दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये जितने लोग भी यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों बाल कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है, तो वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख देवता थे वो विठल नाथ थे, या इसके अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? वो बाल कृष्ण की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निफक के मार्ग का अनुमोदन किया था। चलिए बताइए। ठीक है, कि मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम आपको बताना है कि जिसने निफक के मार्ग का अनुमोदन किया था। चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, देखिए तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर दादू दयाल की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इन्होंने ही दोस्तों ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा
कि मध्यकालीन भारत में उस संत कवि का नाम जिसके निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था, तो वो थे दोस्तों दादू दयाल, और इन्होंने ही दोस्तों ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे वह कौन था। ठीक है, रामानुज एक बहुत ही महान दोस्तों विद्वान थे, आप सभी लोग को पता है। तो ये बताना है कि अपने जो शिक्षण के कार्य होते थे वो किस स्थान पे करते थे। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रामानुजा के बारे में आप लोग को पता होगा दोस्तों कि ये वैष्णव संप्रदाय का दक्षिण भारत में बहुत ही तेजी से इन्होंने क्या किया था कि प्रचार प्रसार किया था। तो क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, श्री रंगम। तो जितने लोग भी श्री रंगम की बात बोल रहे हैं अर्थात ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और रामानुज जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि ये बताइए कि भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्लास आप लोगों के लिए ही हो रहा है तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि एक लाइक शेयर करें। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो भेदाभेद सिद्धांत है ये दोस्तों क्या है, तो जो भेदाभेद सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो आत्मा है, ठीक है, और जो परमात्मा है इन दोनों में भेद तो दिखता है लेकिन वास्तव में कोई भेद नहीं है। और ये बात किसने कही थी, निम्बार्काचार्य के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो निम्बार्काचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था, भेदाभेद सिद्धांत दिया था। और भेदाभेद में एक लाइन की बात है, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया था, कहा था कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों में भेद तो दिखता है लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यही बात उन्होंने भेदाभेद सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा कि जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार जो चित्रकारी जो था वो अपनी पराकाष्ठा पे था। तो इसमें से कौन ऐसा था, ठीक है, जो प्राकृतिक विषयों का चित्रण करता था, ये बताइए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कि चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं उस्ताद मंसूर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। उस्ताद मंसूर के द्वारा दोस्तों पक्षियों का, पुष्पों का, ठीक है, क्या किया जाता था, चित्रकारी किया जाता था। और ये पंछी हो गए, पुष्प हो गए, ये किससे संबंधित है, ये प्रकृति से संबंधित है ना। तो इसमें कॉमन सेंस लगा के आपको क्या करना है दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देना है उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि पक्षियों का चित्रण जहांगीर के काल में कौन करता था, मंसूर करता था। ठीक है, पत्तों का चित्रण कौन करता था, मंसूर करता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वान के लिए खोला। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, चलिए ठीक, क्या उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1578 में, ठीक है, अर्थात 1578 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था। चलिए, प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है, ठीक है। चलिए, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि प्रेम वाटिका जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, रसखान के द्वारा लिखा गया था। और ये कृष्ण भक्ति के क्या थे दोस्तों, रसखान कवि थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलिलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है। चलिए बताइए, कलिलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है, बताना है आपको। चलिए भाई बताइए, ठीक है, ठीक है। तो महाभारत, तो देखिए महाभारत का अगर जो फारसी में अनुवाद करें तो ये रजनामा है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ब्रह्मसूत्र होगा ही नहीं, सुश्रुत संहिता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कलिलाह व दिमना जो है ये निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है, तो ये पंचतंत्र का है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आज के सेशन के खत्म होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है हिस्ट्री की, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे तीनों इतिहास के आपको तीनों पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, तीनों पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी आपको इतिहास के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से दोस्तों लंबे समय तक आप उसको तैयार नहीं रख पाएंगे अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो ये हिस्ट्री का दोस्तों कॉन्सेप्ट की क्लास स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये रखी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वहाँ पे इतिहास कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के आएगा, वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आपको कोई भी समस्या कोर्स को परचेज करने में आती है तो ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। अब यहाँ तक आज का जो सेशन है वो बस यहीं पे हम क्लोज करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोग के कमेंट को भी पढ़ लूंगा, ठीक है। चलिए, मीनू यादव जी थैंक यू वेरी मच, शिखा शुक्ला जी थैंक यू वेरी मच, विक्रम सिंह पटेल जी थैंक यू वेरी मच, तस्नीम खान जी थैंक यू वेरी मच, शिखा शुक्ला जी थैंक यू, रविंद्र कुमार जी, कल्पना द्विवेदी जी। तो देखिए दोस्तों इसमें आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, ठीक है। और बस ऐसे ही आप बनी रहिए, ये सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, ठीक है। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार बहुत चीजें डेकोरेटेड रहेंगी, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी तभी कुछ सीखा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपके पास सुविधाएं हैं, ठीक है, उन्हीं सारी चीजों से आप क्या करिए ना कि सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। और लाइफ में हमेशा परिस्थिति जो है वो आपके अनुसार नहीं होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप भले से पढ़ाई करते रहें, कितना भी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, लेकिन समय समय पे क्या होता है ना कि समय समय पे आपके दिमाग में चीजें आती हैं कि यार इतना मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आप सफलता से बहुत दूर नहीं खड़े हैं। आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जो है वो आपके बहुत ही करीब है। बस थोड़ा सा और प्रयास करिए, आप बहुत जल्दी दोस्तों सफल होने वाले हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, वैकेंसी आने वाली है 100% दोस्तों, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो कल अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों शाम को एकदम एग्जैक्ट 6 बजे से
आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। 1 घंटे लगातार क्लास चलती रहेगी। मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।